गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? नदी नहीं पढ़े हैं आप? रिवाइज नहीं, छोड़ देते, आगे बढ़ते हैं। इनसे पूछते, एक सवाल ज़्यादा नहीं पूछेंगे। अब बताइए गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक जिले से निकलती है, बता दी। वाह, अब तुम बताओ जी। अब बताइए उर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा किस राज्य में है? आराम से सोच के, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, लाइव लग रहा है अभी। उर्जिल और जोजिला दर्रा किस राज्य में है? हैं? नहीं याद है, हो गया बात, पढ़ना है ना, क्योंकि नहीं याद सके हम थोड़ा चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। कॉपी का एक एक पॉइंट कम से कम याद रहना चाहिए, कॉपी का पॉइंट गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। आप बताइए, हम देख लिए, आप बताइए इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं? काली मिट्टी। देखिए उत्तर आ गया। कुछ दोस्तों ने बड़े आसान क्वेश्चन पूछे हैं इसलिए आ गया, नहीं, दूसरा क्वेश्चन का उत्तर भी दे देगी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? देखिए पड़ोसी तुम बताओ जी, तुमसे भी अच्छा सवाल ही पूछते हैं, आसान सवाल। भारत में सबसे ज्यादा समय तक पानी को बना कर रखने की क्षमता किस मिट्टी में होती है? हाँ जी, काली मिट्टी में। देखो ये बता दी। अभी सोच रहे कि सब क्वेश्चन हमसे काहे नहीं पूछे थे। नासिक वाला भी बता दी थी, महाराष्ट्र वाला भी। पढ़ के आना है, कैसे रिवीजन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। एक और सवाल बताओ, देखते हैं बता दूंगी कहीं। बिहार में गंगा नदी कितने जिले से जाती है? 12। देखो हल्का फुल्का पढ़ाई हुआ है। चलो आप बताइए, मतलब आप सीरियस अच्छे विद्यार्थी हैं? नहीं, रियली अच्छे विद्यार्थी, बस थोड़ा पढ़ाई कम करते हैं। नहीं, पढ़ने में बहुत तेज है पर पढ़ता ही नहीं है। गांव में सब क्या कहते थे, बच्चा जब पढ़ने में भोंदू है तो क्या बोलते थे? पढ़ने में बहुत तेज है लेकिन पढ़वे नहीं करता है। ऐसा लगता है आइंस्टीन है वो और न्यूटन है। चलो जी, पढ़ने में तुम बहुत तेज हो पर पढ़वे नहीं करती हो। चलो बोलो, बता दो कि मुझे विश्वास है कि आज तुम उत्तर दोगे। चलिए बताइए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आना है मुझे, देखो हमको विश्वास था कि बता देगी। चलो आप बताइए, कॉर्नर। आप बहुत पूरा प्राचीन काल के विद्यार्थी भी हैं, है ना, 1 साल हो गया पढ़ते हुए आपको, आपसे तो बहुत आशा है कि आप बताइएगा। चलिए बताइए, दक्षिण भारत में, या पूछे कर्नाटक में कौन सा जगह है जहां से लोहा मिलता है? कर्नाटक में कौन सा जगह है? कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी भी है वो। अच्छा, ये सवाल नहीं पता, किसी को पता है ये सवाल? कुद्रेमुख। देखो पढ़ के आया, देखो बड़ा अच्छा लगा मुझे। अच्छा ये लगा कि हम जब पूछना शुरू किए ना तो सब पढ़ना शुरू किया। ठीक है, कुछ लोग भूल जा रहे हैं, होता है। कुद्रेमुख, देखिए अगर देखिए कुछ लोग भूल जा रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं, हम भी भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है, भूलना कोई बड़ी बात है। पर ये तय बात है कि सब पढ़ना शुरू किया है, रिवीजन करना शुरू किया है। ये पूछने का फायदा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ अब टूटना नहीं चाहिए। जितने लोग जवाब दे रहे हैं, आपने जवाब दिया, उसने जवाब दिया, बहुत अच्छा। जितने लोग जवाब दे रहे हैं उन लोगों का ये लय अब नहीं तोड़ना है। जो लय पकड़ा गया अब वो लय में रहना है। जिस दिन लय आ जाता है ना उस दिन संगीत बन जाता है, और संगीत बन जाता है ना तो आनंद आ जाता है जीवन में। तो लय पकड़ना जरूरी है, और लय अब आप पकड़ लिए हैं, ये लय को तोड़ना नहीं है। थोड़ा सा मोबाइल पर कंट्रोल करके करना है काम। मोबाइल चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में। और कंट्रोल होता नहीं, मोबाइल एक ऐसा चीज़ है जो कंट्रोल नहीं होगा। आप भगवान नन है जी, बहुत बड़े तपस्वी नन है कि तपस्या करने बैठे हैं। आप आदमी हैं और इंसान में मैं भी हूँ। मोबाइल के बिना हम भी नहीं रह पाते,
पढ़ाने क्रम में खैर याद नहीं आता मोबाइल हमको, जब लाइव होते हैं तो मोबाइल कहाँ हम कहाँ, 20 कॉल आ गया कोई दिक्कत नहीं, 50 कॉल आया कोई दिक्कत। तो संयम है अगर आप में तो मोबाइल चलाइए। संयम नहीं है क्योंकि 17वीं में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बीपीएससी, 17वीं 69वीं से थोड़ा टफ, 71वीं 17वीं से भी टफ, पेपर टफ होता जाएगा, नए नए प्रश्न आते जाएंगे। और आप सोच के देखिए, 1 साल का करंट फिर पढ़े, नहीं हुआ तो फिर अगले साल फिर 1 साल का करंट पढ़ना पड़ेगा। कितना कड़ा काम है, ये बात क्यों नहीं सोचते हैं? हर बार पेपर टफ होगा, हर बार अच्छे बच्चे आएंगे। पहले दादा और पोते में जनरेशन गैप होता था, फिर पिता और पुत्र में जनरेशन गैप होने लगा, और फिर भाई भाई में होने लगा। अगर इस भाई पैदा हुआ 2023 में, एक भाई पैदा हुआ 2024 में, 1 साल का ही अंतर है, पर दोनों के सोच में अंतर आ जाएगा। पहले नियम था कि दादा और पोते के सोच में अंतर आता था, पिता पुत्र का सोच सेम रहता था, फिर पिता और पुत्र में आ गया सोच में अंतर, धीरे धीरे भाई भाई के, 2 साल पहले भाई पैदा हुआ है, अगले 2 साल बाद दूसरा भाई पैदा हुआ, तो बड़े भाई छोटे भाई के बीच सोच में अंतर आ जा रहा है। और न्यू जनरेशन जो है ना वो और बेहतर है, ये आप मानिए। जो नया जनरेशन है ना, जैसे 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी जो जनरेशन आया ना, वो आपसे बेहतर है, अपडेट है। सर कैसे संभव है अपडेट? अपडेट इसलिए है कि वो जिस दुनिया में आया है वो आप 4G में पैदा हुए थे, वो सीधे 5G में पैदा हुआ है, वो 6G का इंतजार कर रहा है। आपसे अपडेट है, आपसे ज्यादा एनर्जी उसके अंदर है। मतलब आगे जो कंपटीशन होगा ना वो आपके लिए और टफ होने जा रहा है। मैं 70 में नहीं हुआ तो 71 और टफ, मैंने आपके लिए उतना आसान नहीं रह जाएगा। अब 72 और टफ। ये बात को समझिए, मैं डरा नहीं रहा हूं, ये झूठी बात नहीं कर रहा हूं, ये सच बात कर रहा हूं। जैसे जैसे निकलेगा ना टफनेस बढ़ता जाएगा। इसलिए प्लीज याद रखिए, निबंध का पेपर आ गया है, 2 GS का पेपर आ गया है। जो लड़के IAS में फाइनली इंटरव्यू से बाहर हो रहे हैं, वहाँ इंटरव्यू दिए थे, निबंध UPSC में भी तो लिखना होता है। UPSC में यहाँ 3 निबंध लिखना हो, बात मत करो, यहाँ 3 निबंध लिखना होता है, वहाँ 2 निबंध लिखना होता है। यहाँ कितना? 3, 1,000 का 3, वहाँ 1500 के 2 लिखना होता है। तो निबंध का नंबर वहाँ जुड़ता है, मैंने क्वालिफाइंग नहीं रहता। तो जो UPSC में फाइनली फेल करेगा, अब बिहार का होगा स्पेशली, वो यहाँ फॉर्म भरेगा BPSC का। आप देखिए सुधीर जी टॉपर, BPSC टॉपर सुधीर जी 66वीं BPSC के हैं। कोचिंग में आए थे इसलिए मेरा जान पहचान हुआ, मेरा पुराना कोई उनसे जान पहचान नहीं है। कोचिंग में आए, रंजीत सर ने बुलाया तो जान पहचान हुआ मेरा। तो BPSC टॉपर, और UPSC के पिछले बार भी इंटरव्यू दिए, जिस साल उन्होंने BPSC टॉप किया था उस साल इंटरव्यू दिया। इस साल भी BPSC का मेंस लिखा है, अभी इंटरव्यू होना बाकी है, मार्च में, फरवरी मार्च में इंटरव्यू होगा। तो ये मेंस लिखा है, रिजल्ट आने वाला है। अभी मेंस का रिजल्ट, UPSC मेंस का रिजल्ट नहीं आया है। तो UPSC का सब बच्चा, जैसे पैटर्न चेंज हुआ यहाँ बिहार में, निबंध आया, वैसे UPSC का सब बच्चा एकदम टूट पड़ा बिहार पर। और यूपी में वैकेंसी बहुत कम आ रहा है। जब से योगी जी आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस केवल है, वहां पर शिक्षक की बहाली 7 साल से नहीं आया है। और दरोगा सिपाही तो छोड़िए दीजिए, एक बार मात्र हुआ। और PCS जो होता है, जो हमारे यहाँ BPSC है, उनके यहाँ 123 सीट, 120 सीट ऐसे निकलता है। उतना बड़ा राज्य, मात्र 123 सीट। बिहार में 700 सीट आता है, तो वहाँ वैकेंसी नहीं है। और वहाँ का पेपर भी एकदम IAS लेवल का कर दिया है। पता होना चाहिए, 6 GS है वहाँ GSA के 6 पेपर है, 1 निबंध है, तो वहाँ भी निबंध है। तो पूरा यूपी फॉर्म भरेगा, और उसको अभ्यास है यूपी में निबंध लिखने का। और यूपी के लोग एकदम शुद्ध लिखते हैं, हिंदी के मामले में यूपी वाले को टक्कर आप नहीं दे सकते शुद्ध हिंदी लिखने में। तो यूपी के लोग जो निबंध लिखेंगे, आपसे 5 नंबर तो लीड लेंगे ही वो। तो पूरा यूपी आएगा, पूरा यूपी बिहार आएगा गुरु। ललायत है जॉब के लिए, झांसी, हथरस, अलीगढ़, उधर से लोग टीचर बने हैं, और सब आगे टीचर बनकर ज्वाइन किया है। बता रहा हूं आपको, ज्वाइन किया है गुरु,
नेपाल बॉर्डर पे जाके, जहाँ पर केवल कुछ नहीं है, स्कूल है, चारों तरफ झाड़ी है, वहाँ ज्वाइन की है लड़कियाँ। झांसी की लड़की, झांसी बाप रे कहाँ है, बुंदेलखंड। नहीं है रोजगार उत्तर प्रदेश में, भर जाएगा पूरा यूपी, पूरा यूपीएससी। हल्के में अगर ले रहे हैं कि कर लेंगे, मेरा उम्र है, तो अगर 2-3 साल इधर ना हुआ तो फिर लिख लीजिए नहीं है होने का संभावना है। बोले ऐसा काहे बोल रहे हैं, हम बोलेंगे, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे। समझ में आ रहा, 3 साल बाद अगर ना हुआ तो उम्र बैठल रह जाएगा और आप अंतिम में रास्ता बदल के चल जाइएगा कहीं और। हाँ, साइड में आप लोग जो लोग ग्रेजुएट हो गए उन लोग को बीएड कर लेना चाहिए। बीएड डीएलएड साइड की डिग्री ले लेनी चाहिए, बहुत बड़ा कार्य नहीं है, ले लीजिएगा ताकि भविष्य में गिरने से बचें। गिरने से बचने के लिए कहीं अगर बैठे होंगे ना हम सिविल सर्विसेज करेंगे, हमारा ना है इंटरेस्ट, तो जगा लीजिए इंटरेस्ट। जमाना बड़ी ख़राब है, बड़ी भीड़ है, नहीं होगा नौकरी, फिर प्राइवेट नौकरी करना पड़ेगा। और गर्ल्स प्राइवेट नौकरी नहीं करती ज़्यादा, शादी होता है तो प्राइवेट नौकरी कौन कर, सरकारी नौकरी तो करने नहीं दे रहा आजकल पत्नी को लोग, ऐसी मानसिकता है। प्राइवेट नौकरी करने देगा आपका पति आपको, लड़कियों के लिए खास कर बोल रहे हैं। 1-8 साल में लीजिए, 2 साल में नौकरी, तो एकदम जान लगा के पढ़िए, नहीं बोलते एकदम बेचैनी टाइप के रखिए, अंदर से बेचैनी। कमरा में गए, फटाफट तुरंत एडजस्ट हुए, बैग रखे, कुछ खाना था खाए और तुरंत किताब उलट के बैठ गए और रगड़ के 2-3 चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद उठे फिर दूसरा काम। बेचैनी टाइप का पढ़िए, एकदम बेचैन हो जाइए, पागल टाइप का। 1-2 घंटे रिलैक्स भी लीजिए, रिलैक्स कीजिए। ऐसे लोगों से दोस्ती तोड़ लीजिए जो आपके टाइम को खराब करते हैं, केवल बतियाते हैं आलतू फालतू बात आपसे फ़ोन करके। एकदम बेचैन होकर पढ़िए। आगे रियली बता रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि मुझे अधिकारी बनने का मन है, दिखावा है परिवार में कि पड़ोसी का चाचा का लड़का चला गया तो हम भी, चाचा की बेटी गई है पढ़ने तो हम भी पढ़ने आए हैं, अगर दिखाने के लिए आप आए हैं पटना तो ठीक बात है, दिखाइए फिर। क्या जी, होता है ना कभी कभी कि चाचा के लड़की गई तो मेरे पिताजी भी बोले कि देखो उसकी लड़की बीपीएससी तैयारी करने की, तुम नहीं जाओगी? तो चल जाते हैं हम भी, कोई दिक्कत नहीं है। मन में नहीं था तो वो काम नहीं, अगर वो काम कर रहा है तो पिताजी को बोलिए पिताजी दिखावा क्या करना है, चाचा की लड़की गई, मेरी बहिने है, अधिकारी बन जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हमको ना मन है करने का तो कहे भेज रहे जबरदस्ती, हमको कुछ और करने का मन, हमको करने दीजिए। हमको ना पढ़ने का मन है, हमारा ब्याह कर दीजिए, बोल दीजिए सीधा। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है। गार्जियन चाहते हैं कि 20-22 के बाद बेटी को शादी कर दे, लेकिन आप अगली पीढ़ी के लोग हैं। अगर आप घर लौट के जाएंगे ना तो 10-20 लोगों का रास्ता बंद हो जाएगा। आप घर लौट के जाएंगे ना तो 10-20 लड़की जिसको लोग भेजना भी चाहते होंगे पटना, वो रोक देंगे कि कहाँ गई थी रामाशीष की बेटी, ऐसी नाम ले लिए, हम पिताजी का नाम किसी का, रामाशीष की बेटी गई थी, कहाँ कुछ की है, लौट के पटना से आ गई, तू काहे ना जाएगी? अब 2 साल तो रही, कुछ हुआ उसका तो बर्बाद। मैंने अपना रास्ता तो बंद करवे किए, 10-20 को क्या वो रास्ता बंद कर दिए। तो चलिए मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो मानसून में हम लोग पढ़े थे, चलिए पूछना तछना बंद कर दिए, यहीं पर लेक्चर हमारा समाप्त हुआ। ये सब थोड़ा भय जरूरी है, और रियल बात है कि 71वीं फिर और टफ, 72वीं और टफ, 73वीं और टफ, 74वीं और टफ, फिर नहीं होने का संभावना, ठीक है ना। तो चलिए पढ़िए और डरिए यूपीएससी वालों से जो बैठेगा आपके साथ पीटी में। अधिकारी बीपीएससी में कोई पद है, अधिकारी का ना पद मिलेगा जी, चपरासी का तो पद मिलेगा नहीं, कलर का तो पद मिलेगा नहीं, कोई फाइलें पर साइन करना होगा। तो जाहिर सी बात है यूपीएससी वाला यहाँ आएगा जो फेल करेगा। चलिए, हाँ भाई, तो मैं कह रहा था कि मॉनसून के बारे में हमने बताया था कि मई जून में हो जाता है लो टेम्परेचर, मई जून में हो जाता है लो टेम्परेचर, जिसके कारण समुद्र से भरने के लिए हवा आती है। जो हवा समुद्र से आती है उसको बोलते हैं गर्मी का मानसून, और जो हवा जमीन से चलती है उसको बोलते हैं जाड़े का मानसून। ये सब पढ़े, याद है ना? उस दिन कितना बढ़िया समझाए थे हम लोगों को, आराम से समझाए थे, कॉन्सेप्ट सब क्लियर है ना। गर्मी में मई जून में हो, अप्रैल मई में हो जाता है लो प्रेशर जमीन पर, जिससे लो प्रेशर में सब हवा गर्म होकर ऊपर चल जाती है, जिससे हवा कम बच जाता है। और समुंदर होगी देर से गर्म, तो समुंदर में भी ठंडा है, तो वहाँ पर हवा सब नीचे ही है, तो हवा समुंदर में ज़्यादा, जमीन पे कम, तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर चलेगी। तो गर्मी में जो समुंदर से जमीन की ओर हवा आ रही है उसको बोलते हैं गर्मी का मानसून।
गर्मी का मानसून, और जो हवा फिर जाड़ा में वैसे ही जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी, और जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी तो जमीन पर सारी हवाएं ठंडी होकर बैठ जाएंगी, जिससे क्या होगा गुरु, हवा यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हवा जमीन से समुंदर की ओर चलने लगेगी। इसको बोलते हैं जाड़े का मानसून। लेकिन आप कहेंगे कि सर मई जून में ही जब लो, सुनो ध्यान से सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट, मेरा अब एक एक बात इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक इतना लेक्चर दे वो सब इंपॉर्टेंट था, वो जो लेक्चर दे रहे थे आपको वो सब इंपॉर्टेंट था। सुनो भाई, आप कहेंगे कि मई जून में सर जब लो प्रेशर बन जाता है तो फिर मानसून को मई में ही आ जाना चाहिए। जब मई में ही लो प्रेशर बन गया, नहीं जी सब हवा गर्म होकर उठ गई, तो मई में ही समुद्र से भरने के लिए हवा आना चाहिए। नहीं भाई, अरे बोलते क्या नहीं हो जी, समझ ना रहे हो क्या? अरे लगना चाहिए कि हम मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर वाला से कम है क्या? बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ जी बोलो, फिर से बोलो, क्या बोल रहा हूं? बोला कि मई जून में ही मानसून क्यों नहीं आता? जून में, अप्रैल मई में, सॉरी अप्रैल मई में ही जब लो प्रेशर बन जाता है तो मई में ही मानसून आ जाना चाहिए, अप्रैल में आ जाना चाहिए समुद्र से भरने के लिए हवा। लेकिन जून में क्यों आता है ना? है लो प्रेशर तो बन जाता है मई में, तो मई में ही मानसून आना चाहिए। अरे अप्रैल मई में गर्मी बढ़ा तो अप्रैल मई में ना लो प्रेशर बन गया, तो यही तो सवाल है कि अप्रैल मई में ही बन गया लो प्रेशर, तो फिर जून का इंतजार क्यों? 1 जून को मानसून आता है केरल में और 16 जून को बिहार में, क्यों? मई में क्यों नहीं? 15 मई को क्यों नहीं? 1 मई को क्यों नहीं? तन्मयनगर में होता है 1 मई को, मजदूर दिवस के दिन, मई दिवस उसको बोलते हैं। 1 मई माने मजदूर दिवस। हम लोग सभी शिक्षकगण मनाते थे मजदूर दिवस, क्योंकि टीचर मजदूर टाइप का होता है। प्राइवेट टीचर माने मजदूर, चाहे 1 लाख मिले चाहे 1.5 लाख मिले, कोई मतलब नहीं। सरकारी मास्टर का मतलब मास्टर। अरे वैसा कुछ नहीं है, कुछ हालत उलत खराब नहीं है, सब ठीक है, सब मास्टर मास्टर होता है। गुरु जी को सम्मान मिलना चाहिए। बाकी अच्छा काम कर रहे हैं के पाठक। के पाठक कम से कम इतना तो है कि टीचर टाइम से स्कूल अब जा रहा है, ये एक अच्छी बात है। और पहले क्या था कि सरकारी नौकरी मिल गया ना, अरे मास्टर नौकरी मिला है जी तो 11 बजे जाइए 3 बजे भाग आइए, ये वाला कॉन्सेप्ट जो बना था ना कम से कम टूट गया। लोगों को आदत हो गई थी फ्री में खाने का। के पाठक सर बहुत बेहतरीन काम किए हैं। थोड़ा सा मोटिवेशनल काम भी करें कि जो टीचर बेहतर वर्क करता है, स्कूल का परफॉर्मेंस बढ़ाता है, उसको टीचर ऑफ द वीक, टीचर ऑफ द मंथ, टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिले। ऐसी व्यवस्था हो जाए तो और मोटिवेशन बढ़ेगा। हाँ, और सब लोग कंपटीशन में पढ़ के आएगा, पढ़ाएगा, कुछ नया करेगा बच्चों के लिए, ताकि टीचर ऑफ द मंथ का हर स्कूल में टीचर ऑफ द मंथ का आएगा। बैंक में होता है पता है आपको, जब आप बैंक में जाओगे ना, SBI में, PNB में, तो आप टंगा रहता है नाम आप फोटो के साथ हर महीने का कि टीचर स्टाफ ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। हम देखे थे टांगल एक बार, हम गए थे बनवाने डिमांड ड्राफ्ट, तो देखे टांगा हुआ है। तो हम उस समय कॉन्सेप्ट हम पढ़ते थे, उसमें ग्रेजुएशन पार्ट 2 में किस चीज़ का फॉर्म भर रहे थे हम, तो हमको बड़ा इम्प्रेस किया। वो चीज़ हमारे दिमाग में आज तक बैठा है। अगर हम DO बनते ना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इसके जगह पे, तो हम बहुत बड़ा रिफॉर्म कर देते। और बिना दबाव डाले, खाली मोटिवेशन से 1000 रुपये का अवार्ड देते हर स्कूल को, बस ज़्यादा नहीं। इतने में सब स्कूल टॉप पे चला जाता। बाकी के पाठक सर ने बहुत बढ़िया काम किया है, लोगों को कम से कम ड्यूटी पक्का करवा दिया टाइम से। चलिए, तो 2 चीज होना चाहिए किसी भी जीवन में, एक भय और दूसरा अवार्ड। अगर किसी को भय आप दिखा रहे हैं तो थोड़ा अवार्ड भी, अच्छा करने वाले को अवार्ड भी दीजिए, तो ये बैलेंस हो जाता है मैटर। नहीं समझे बात? और तीसरा चीज हम जानते हैं कि समस्या आपके पास ना आए, आप समस्या के पास खुद जाएं, तो उससे क्या होता है, समस्या का हल आसानी से निकल जाता है। माने आप समस्या आने का वेट न करें, बल्कि समस्या तक आप खुद पहुंचे। खासकर जब आप कभी भविष्य में अधिकारी बनिएगा तो गुरु जी का ये लाइन याद रखिएगा, हम कभी अधिकारी नहीं रहे हैं
पर इतना अधिकारी बनाए हैं और इतना दुनिया देखें कि हमको पता है कि समस्या आपके पास जिस डिपार्टमेंट का आप अधिकारी रहे वहाँ कंप्लेन नहीं है आपके पास। कुछ देखिए ना सर, वो हमको ऐसे दबा रहा है, कोई दबाएगा कहे आपके रहते किसी को? आप ऐसा माहौल बना दीजिए इलाके में कि किसी के साथ कोई समस्या आए ही नहीं। आवासीय बनता है 2 दिन में, आप 1 दिन में बना के दीजिए लोगों को। वीडियो है ब्लॉक में, तो आया एप्लीकेशन, दिन भर में अगर 50 आते तो 50 पर साइन उसी दिन होना चाहिए। काहे 2 दिन टाइम लगेगा? मतलब कहने का मतलब आप समस्या इसे तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं तो आप इंतजार मत कीजिए कि एडमिट कार्ड आ जाएगा। समस्या लिखिए डायरी में, समस्या याद नहीं रहता, जैसे याद आए एक पैकेट डायरी रखा कीजिए, बस में, टेम्पू में, जहां याद आ जाए डायरी निकाले, समस्या नोट, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, डेली कम से कम 1-2 प्रॉब्लम्स, 1-2 चैलेंज आप लिखिए डायरी में और कोशिश कीजिए कि 2 दिन में इसको दूर कर देना है। चाहे पढ़ाई का चैलेंज हो चाहे कोई चैलेंज हो। रात सुबह देर से उठते हैं, लिख देना डायरी में, कल से 1 घंटा, आधा घंटा पहले उठने की कोशिश करेंगे, फिर कल से 1 घंटा। फिर अभ्यास से होता है, आदत नहीं बदलता ना, आदत को सुधारना अभ्यास से होता है। तो ये चीज़ है। तो 3 बातें आज का रहेगा कि समस्या के पास आप स्वयं जाएं। आपके पास समस्या आएगा तो समस्या दूर करने में दिक्कत होगी, आप खुद जाइए समस्या तक, खोजते रहिए कहाँ है समस्या। और दूसरा, किसी डिपार्टमेंट में रहे तो अपने अंदर के लोगों को थोड़ा क्या करें, मोटिवेट करने के लिए अवार्ड भी दें और थोड़ा सा पाठक सर जैसा धमकी भी दें। तीनों चीज होना चाहिए। तो कई ऐसे आलसी हैं कि हमारा अवार्ड से कोई मतलब नहीं है ना, वो कहेगा। कुछ ऐसे भी होते हैं 60 टाइप के व्यक्ति, हमको अवार्ड से कोई मतलब नहीं है, जिसको लेना है ले, हम 11 बजे आएंगे। तो थोड़ा डराना भी जरूरी है उन 60 के लिए। चलिए आगे, नेक्स्ट, हम उसको 60 कहते हैं। देखिए क्या लिखा, हाँ जी। तो भैया मई में क्यों मानसून नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मानसून जब समुंदर हर जगह है, केरल में भी है, उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र में भी है, जब समंदर हर जगह है तो फिर मानसून पहले केरल में काहे, उड़ीसा में आना चाहिए था, महाराष्ट्र में आना चाहिए था, फिर केरल में पहले काहे? इसका भी उत्तर अभी तक मिला नहीं है। मई में काहे नहीं मानसून, जून में काहे? इसका भी उत्तर नहीं मिला। मई में क्यों नहीं, जून में क्यों? इसका भी उत्तर नहीं मिला। और मानसून पहले केरल में क्यों? इसका भी उत्तर नहीं मिला। तीसरा प्रश्न, मानसून जब हर साल गर्मी आना है, हर साल लो प्रेशर बनना है, तो समुद्र से हर साल हवा आना चाहिए, तो फिर मानसून फेल क्यों? मानसून फेल तो नहीं होना चाहिए। फिर कभी कोई बरसा नहीं होता, सूखा पड़ जाता है, क्यों भाई? जब गर्मी बढ़ा तो लो प्रेशर बना तो समुद्र से आना चाहिए, फिर आया क्यों नहीं? तो मानसून फेल क्यों? और मानसून लेट क्यों? जब हर साल मई में ही गर्मी आ जाना है तो मानसून लेट फिर क्यों? 4 प्रश्न का उत्तर अभी तक हम लोगों को नहीं मिला, जो मिलेगा अगला थ्योरी में, जेट स्ट्रीम थ्योरी। जब हम बताएंगे मानसून के उत्पत्ति से संबंधित जेट हवा सिद्धांत, तब बताएंगे हम कि कैसे मानसून लेट हो जाता है, कैसे मानसून फेल हो जाता है, और कैसे मानसून अप्रैल में, मई में ना आके जून में आता है, और कैसे मानसून पहले केरल में आता है। लेकिन उससे पहले एक बात और हमको बताना था जो छूट गया था, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, देखो ये मान लो समुंदर है, सी ब्रिज का मतलब सागरीय समीर। सी ब्रिज माने, बोलना है भाई, खाली हम मुस्कुराते हैं, बोलते हैं नहीं, आपके पड़ोसी की बात कर रहा हूं। बोलो, सी ब्रिज माने सागरीय समीर। बोलो सागरीय समीर, बोलो। नहीं आ रहा आवाज, तुम तो इन लोगों से भी धीरे बोल रहे हो। बोलो भाई, बोलो जोर से, आज बोलवाएंगे तुमसे। सी ब्रिज माने, लैंड ब्रिज माने स्थलीय समीर। तो समीर माने हवा, मंद मंद चलने वाली हवा को समीर कहते हैं। जो हवा मंद मंद चले, जो शरीर को कष्ट न दे बल्कि आनंद दे, उस हवा को हम बोलते हैं समीर। तो सागरीय समीर और स्थलीय समीर क्या है गुरु, कैसी हवा है? तो नाम से तो लग रहा है सागरीय समीर, मतलब ऐसी हवा जो सागर से चले, ऐसी समीर जो कहां से आए? बोलना भी है, सागर से। उसको क्या बोलेंगे?
बोलो, जो जमीन से चले उसको क्या बोलेंगे? हम जा रहे थे कि यहाँ नहीं हो, स्थलीय समीर। जो हवा जमीन से चले और जो हवा समुद्र से चले, समुद्री समीर, ऐसा करिए समीर। तो गुरु दिन का समय है, क्या है गुरु? दिन। अब यहां देखो ना तो सब काम गड़बड़ा जाएगा। अब कुछ एकदम आपसी बातचीत नहीं, बाद में बतिया लेना समाचार। सूरज है और ये गुरु रात का समय हो गया, सूरज डूब गया, आ गया रात का समय, मून, रात का वक्त है, ये दिन का वक्त है, दिन है ये रात का समय है। आप जानते हैं कि समुद्र का पानी देर से गर्म और जमीन जल्दी गर्म। जब दिन होगा, डे का टाइम होगा, तो दिन के 1 बजते बजते 2 बजते बजते जमीन, ये हम पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हैं, इस समुद्र के किनारों की बात कर रहे हैं। अब सिर्फ किनारे की बात होगी, दूर दूर की बात नहीं होगी, समुद्र की जहां लहरें आती वहां की बात। तो समुद्र के किनारे वाला जमीन 12-1 बजते बजते क्या हो जाएगा? गर्म। जल्दी गर्म होता है ना जमीन, जमीन जल्दी गर्म जल्दी ठंडी। 12-1 बजते बजते समुद्र के किनारे वाला जमीन गर्म हो जाएगा, लेकिन समुद्र के पानी को गर्म होने में शाम के 5 बज जाएगा, शाम के 5 बज जाएगा, क्योंकि देर से गर्म होता है समुद्र। तो भैया दिन के समय 12-1 बजते बजते दिन में जमीन गर्म, तो जमीन गर्म तो जमीन की हवा भी गर्म। ध्यान समझिएगा, जमीन गर्म तो जमीन पर की हवा भी गर्म। तो हवा गर्म होकर क्या हो गई? ऊपर चली गई, तो यहाँ पर हवा कम हो गया, लेकिन समुद्र को गर्म होने में शाम के 5 बजेगा। तो समुद्र पर अभी हवा नीचे है। समुद्र जब गर्म होगी तब ना हवा यहाँ के गर्म होकर उठेगा। समुद्र का हवा कब उठेगा? कितने बजे उठेगा ऊपर? शाम के 5-6 बजे। अभी है 1-2 बजे ही है, पर 1-2 बजे ही यहाँ पर खाली हो गया मैटर। तो क्या होगा? दिन के 2 बजते बजते जमीन पे हवा कम हो जाएगा, तो समुद्र से क्या होगी? भरने के लिए जमीन की ओर क्या चलेगी? हवा चलेगी, जमीन की ओर हवा चलेगी। तो क्या है ये? कहाँ से आ रही है? समुद्र से। इसको क्या बोलेंगे? समुद्री समीर। अब कभी परीक्षा में आ जाए कि समुद्री समीर दिन में चलते हैं रात में, तो भुला भी जाइएगा तो काम हो जाएगा ना। अगर माने भुला गए, दिन वाला भुला गया मैटर, तो क्या करिएगा? वहाँ डायग्राम बना देंगे, आप देख लेंगे भैया जमीन जल्दी गर्म, तो 2 बजे तक जमीन गर्म, तो जमीन की हवा उठ जाएगी, तो समुद्र से हवा आएगी। उसी तरह से रात होने पर जमीन जैसे जल्दी गर्म हुई थी, वैसे जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। और जल्दी ठंडी होगी तो क्या होगा? सब हवा जो गर्म होकर उठा था, वो सब हवा ठंडी होके, बोलो विद्यार्थी, बैठ जाएगी। तो जमीन जल्दी गर्म हुई थी तो जल्दी ठंडी भी हो गई। रात के 9, 10, 11 बजते बजते जमीन ठंडी, रात के 9, 10, 11 बजते बजते जमीन ठंडी, यानी 12 बजते बजते लगभग जमीन ठंडी हो जाती है। सब हवा 12 बजते बजते बैठ जाती है, लेकिन 5-6 बजे जब समुद्र गर्म होगी शाम को, तो उसको ठंडा होने में सुबह का 4 बजेगा, 4 बजे जाके ठंडी होगी। तो जब ये ठंडी हो गई तब ये गर्म है, तो इसकी सारी हवाएं ऊपर चली गई हैं। तो यहाँ पर क्या बना हुआ है? लो प्रेशर। तो रात के 12 बजे के आसपास हवा चलने लगेगी, 12-1 बजे के आसपास हवा चलने लगेगी जमीन से समंदर की ओर। और ये पूर्णमासी मत करिए ना तो मामले बिगाड़ दीजिएगा, नावें पलट जाएगा। पूर्णमासी के दिन नाव पलट जाता है, पता है आपको? पूर्णमासी के दिन नाव पलट जाता है। चंद्रमा को आधा करिए, नहीं तो सब काम गड़बड़ा दीजिएगा आप। गए थे मछली पकड़ने, डूब गए समुद्र में। पूर्णमासी के दिन चांद जो है ना, उस समुद्र के पास होती है, और उस समय बीच में कोई आए, ये समुद्र को अच्छा नहीं लगता है ना। पूर्णमासी के दिन उच्च ज्वार, समुद्र एकदम तूफान में आ जाता है चांद को देखते ही। चांद को देखते ही नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण से। चांद का ग्रेविटेशन इतना तगड़ा होता है कि समुद्र को अपने ओर खींचने लगता है। अब बीच में कोई गया तो नाव पलटी। समुद्र पूर्णमासी के दिन तो कोई जाएगा नहीं समुद्र में। तो गुरु रात के समय क्या होगा? 12 बजे जमीन से समुद्र की ओर हवा चलेगी, जमीन से समुद्र की ओर। इसीलिए समुद्र के किनारे के जो मछुआरे होते हैं,
मछुआरा वो दिन में नहीं जाता मछली पकड़ने, रात को 12 बजे निकलता है, क्योंकि हवा का सपोर्ट समुंदर की तरफ रहता है जमीन से, तो आराम से नाव लेकर के वो समुंदर के बीच में चला जाता है, रात भर मछली पकड़ता है। अगले दिन दिन के 12 बजे तक मछली पकड़ता है, और फिर दिन के 2 बजे जब समुंदर से जमीन की ओर हवा चलने लगी, तब वही हवा के सहारे 3-4 बजते बजते अपने घर लौट जाता है। और फिर मछली बेचा 2 घंटा, 4 से 6, और फिर 6 से 12 सोया, फिर 12 बजे रात में टिफिन पैक किया, निकल गया। रात को 12 बजे मछुआरा निकलता, ये नियम है समुद्र किनारे। दिन में कैसे निकले, रात में कैसे, दिन में निकलेगा तो हवा आ रही इधर, नाव बढ़वे ना करेगा आगे, ऐसे टांग दिया, पाल लगा रहता है वैसा तिरपाल टाइप का, बस अपने आप वो नाव अंदर जाता है। तो मछुआरे समझ में आया मछुआरा पर कैसे प्रभाव डालता है सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब पूर्णमासी के दिन, लेकिन पूर्णमासी के दिन भी यही हवा चलती है, हवा तो ऐसे ही चलती है, पर लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि पूर्णमासी के दिन ज्वार बहुत ऊंचा होता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पानी बहुत ऊंचाई तक उठता है, नाव पलट जाएगा। आम आदमी तो क्या, मछुआरा भी नहीं जाता। अब पूर्णमासी के दिन आपको समुद्र किनारे जाने, शाम को 4 बजे खाली करा लिया जाता है। समुद्र का जो बीच है ना, समुद्र का बीच, वो शाम को 3 बजे 4 बजे पूर्णमासी को खाली, 3 बजे के बाद आप नहीं जा सकते, 4 बजे से ही समुद्र का हालत ख़राब रहता है, रात के 12-1 बजे तक हालत ख़राब रहता है, 2-3 बजे जाके हालत ठीक होता है, जब चंद्रमा थोड़ी दूर होती है। समझा रहा है बात। तो गुरु पूर्णमासी के दिन, तो वैसे भी आप नया आदमी हैं, समुद्र किनारे घूमने गए हैं, तो शाम को 6 बजे बीच खाली करा लिया जाता है, नहीं रहने देते हैं, क्योंकि शाम को लहर तेज होना है, ये नियम है, चाहे पूर्णमासी हो चाहे कोई भी दिन हो। नया आदमी खाली कीजिए बीच। अब पैसा दे दिए खाली कराने वाला कि ना हम तो नहीं डूबना चाहते हैं, पैसा लीजिए ना, कुछ पैसा लेकर हमको डूबने दीजिए, तो जाइए डूबिए, अगले दिन पहुंचा दिया जाएगा डेड बॉडी कहीं। कई डूबने वाले, रील बनाने वाले भी तो लोग कई होते हैं जो खतरनाक रील बनाते हैं। हाँ, हो गया ना जी। तो सी ब्रिज, लैंड ब्रिज का फोटो इसको लिख दो, इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज, यानी स्थलीय समीर, स्थलीय समीर, इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज, इसको बोलते हैं सी ब्रिज, यानी क्या, सागर समीर। चलिए, तो इसको फोटो बना लीजिए, कॉल है सी ब्रिज लैंड ब्रिज पर मछुआरा का एग्जाम्पल देते हुए, सी ब्रिज लैंड ब्रिज पर कल मछुआरा का एग्जाम्पल देते हुए, फोटो बनाते हुए 100 वर्ड में आंसर लिख के लाइएगा, शॉर्ट नोट्स। आप लोग को होमवर्क है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, है ना, विद एग्जाम्पल ऑफ फिशरमैन एंड विद डायग्राम, एक डायग्राम के साथ बना के लाना है कुछ। अच्छा ये बताओ, भूगोल अच्छा लग रहा है ना, बड़ी मजेदार विषय है जी। इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी सबको प्रभावित करता है भूगोल। दुनिया में जितने लड़ाई हुए वो भूगोल के लिए हुए। इतिहास कौन बनाता है? भूगोल। भूगोल न होता तो वर्ल्ड वार नहीं लड़ा जाता। हॉटलैंड थ्योरी दिया गया, रिमलैंड थ्योरी दिया गया, यही ने करवा दिया वर्ल्ड वार, इसी ने करा दिया विश्व युद्ध। भूगोल ने कराया विश्व युद्ध, इतिहास बन गया। भूगोल न होता तो, भूगोल है इसलिए इतिहास है, भूगोल है इसलिए इकोनॉमी है, भूगोल है इसलिए पॉलिटी है। और किसी देश की राजनीति वहां का भूगोल प्रभावित करता है। पूरी संविधान का रचना भूगोल के आधार पर होता है। कैसे लोग, कहाँ के लोग, उसके आधार पर बनता है। पूरी शासन प्रशासन भूगोल बनाता है। जैसा भूगोल होगा वहाँ का शासन प्रशासन वैसा ही होगा। पहाड़ी क्षेत्र का प्रशासन अलग, मैदानी क्षेत्र का प्रशासन अलग। खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, रीति रिवाज सब प्रभावित भूगोल करता है। भूगोल गया मतलब सारे विषय गए। अब देख लीजिए, कोई ऐसा विषय बता दीजिए जिस पर सब डिपेंड हो। नहीं, भूगोल अकेला ऐसा विषय जिस पर सब डिपेंड है। साइंस भी है, अभी देखे ना चांद को पास ला दिए, यहाँ तक कि सेंटिमेंट भी है। गुरुत्वाकर्षण से देखे तो विज्ञान आ गया, और चांद और समुद्र में प्रेम करा दिए तो सेंटिमेंट आ गया। क्या नहीं है, भूगोल सब कराता है। भूगोल प्रेम भी कराता है, भूगोल पढ़ाता भी है, नौकरी भी दिलाता है। इसलिए भूगोल माता की जय। ऑनलाइन वाले तुम लोग भी लिख के लाना है, लैंड ब्रिज सी ब्रिज पर।
कल सबका नोट्स आना चाहिए। जो नहीं जो अब कल जो नहीं आएगा घर पे चल जाएगा 500 रुपये फाइन का रसीद। ये जो आते ना ओकेजनली चलते हैं कोचिंग क्लास, देखते हैं क्या हो रहा है। कुछ लोग हैं जिससे कि छोड़ो ना, मन ना लग रहा है, कोचिंग में चलते हैं। एक लड़का मिला गुड़गांव में हमको, बहुत दिन बाद 3 महीना बाद कोचिंग आया था। IBS कोचिंग थी, वहाँ पढ़ाते थे। IBS न्यू रेलवे रोड लाल मेडिकल के सामने था कोचिंग, बहुत अच्छा कोचिंग था। तो एक लड़का आया 3 महीने बाद, चश्मा वश्मा लगा के पूरा हीट बूट में एकदम। हमारे क्या जी क्लास व्लास नहीं आता है, आज बहुत दिन बाद क्लास आए हो, कहीं गए थे क्या? नहीं सर क्लास नहीं आए। सच्चा लड़का निकला, क्लास नहीं आया सर, एक्चुअली गर्मी बहुत है सर, और हम सोचे थे कि शो सिनेमा का 1 बजे का है पर 3 बजे का है सर, तो सोचे क्लास से कर लें। तो कहाँ घूमेंगे, AC में बैठ जाते हैं क्लास में। हम कहते हैं बहुत अच्छा किए आप आ गए, ये कम बात है। ओकेजनली क्लास ना करें, रेगुलर क्लास करें। उससे एक फायदा ये होता है कि आदमी रूटीन में रहता है, टीचर मोटिवेट करता है तो मोटिवेशन मिलता है। चलिए ठीक है, तो कल जो जो लोग नहीं लेके आएंगे या फिर एब्सेंट रहेंगे उनके घर पे रसीद बना के भिजवा देंगे, या फिर व्हाट्सएप में आप हैं ही। कल क्लास होगी, हाँ संडे भी होगी। अंग्रेजी में कि हिंदी में? लिखिए, सागरीय समीर और स्थलीय समीर पर मछुआरों का उदाहरण देते हुए मछुआरों का उदाहरण देते हुए डायग्राम के साथ संक्षिप्त परिचय दें। डायग्राम के साथ, डायग्राम माने संक्षिप्त परिचय दें। डायग्राम के साथ संक्षिप्त परिचय दें। हाँ बस, अब मछुआरों का एग्जाम्पल जरूर देना है। देखो एक बात और बताएं आप लोगों को, परीक्षा पास करने का तरीका, मेंस में अच्छा मार्क्स लाने का तरीका। कोई भी प्रश्न लिखो ना तो उसको कनेक्ट कर दो इकोनॉमी से, सोसाइटी से, पॉलिटी से, चाहे किसी भी विषय का हो उत्तर क्यों ना। आप मौर्य कला लिख रहे हैं, मौर्यन आर्ट मेंस में है ना, तो मौर्य कला में कहाँ से जोड़ेंगे? इकोनॉमी में जोड़िए। अगर मौर्य कला का संरक्षण सरकार देती है तो ये बिहार सरकार देती है, तो ये बिहार के पर्यटन उद्योग के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जिससे न सिर्फ राज्य समृद्ध होगा, राज्य के रेवेन्यू को सोर्स बनेगा, बल्कि बिहार की कला संस्कृति का मान सम्मान फिर से विश्व स्तर पर स्थापित होगा। ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा? टीचर उसको अंडरलाइन भी कर देना है ताकि टीचर उसको देखे कि हम लिखे हैं गुरु। समझ में आ रहा है बात ना? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। तो समझ में आया कैसे लिखना है? अब तुम लोगों को लगता था कैसे लिखा जाए उत्तर, ऐसे लिखा जाए उत्तर, निष्कर्ष ऐसे किया जाए, फिनिश पॉजिटिव के साथ। और परिचय में क्या लिखा जाए, ये भी लड़का को प्रॉब्लम होता है। क्या लिखे? परिचय तो सबसे आसान है, टफ भी है, आसान भी है। तो आसान इसलिए लिए जो समझ गया बात को। कहा है परिचय? परिचय का मतलब गांव पापा के नाम नहीं, मैं परिचय मतलब आपका परिचय, आपके पिताजी कौन है ये परिचय में नहीं आता। परिचय में आता है कि मैं रजनीश कुमार और मैंने मैट्रिकुलेशन, पहला क्लास कहाँ से किया नहीं, मैट्रिकुलेशन की परीक्षा करपी हाई स्कूल अरवल जिले से किया है, और मैंने ग्रेजुएशन की परीक्षा सीधे +2 हटा दीजिए बीच से, ग्रेजुएशन की परीक्षा मैंने गया कॉलेज गया से पास किया है। PG मैंने स्वामी विवेकानंद भारत यूनिवर्सिटी मेरठ नालंदा विश्वविद्यालय से 2 जगह से किया है PG, 2 डबल PG किया मैंने। ये मेरा BPSC का कौन सा अटेम्प्ट है, या मैं टीचर हूँ, जो आपका डिजिनेशन है, बस काम खत्म। परिचय का मतलब होता है जो चीज़ पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए पूछा कि दल बदल कानून या मानसून पर कोई सवाल पूछा तो परिचय देना है, सीधे बात पे आना है, कोई इधर उधर नहीं। हवा 3 प्रकार की होती है, उसमें एक मौसमी हवा होता है, उसी में से मानसून होता है, ऐसा नहीं। मानसून एक मौसमी पवन है जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा प्रकृति को बदल लेती है। आज मानसून के बारे में बच्चा जानता है, लेकिन मानसून का इसके बावजूद मानसून की भविष्यवाणी करना बहुत ही कठिन कार्य है। आज भी मानसून की भविष्यवाणी करना असंभव है। क्लियर है? और इसके भविष्यवाणी के लिए कई सारे उपग्रह भी छोड़े गए, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। मानसून के उत्पत्ति के
निम्नलिखित सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत वो सिद्धांत, जिस सिद्धांत की चर्चा करने कहा है उसकी चर्चा कर देंगे, निष्कर्ष लिख देंगे। अब कोई टॉपिक बोलिए, हम परिचय बोल देते हैं। दल बदल कानून के बारे में लिखने आ गया कि दल बदल कानून की प्रोविजन को लिखिए। क्या है दल बदल कानून? तो सीधे आ जाएंगे कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल, सीधे बात, कोई इधर बात नहीं, सीधे, कोई अट्रैक्टिव बात नहीं, कोई निबंध नहीं है कि आप कविता शुरू करिएगा, जिसने दल बदला उसकी नाश तय हो गई, ऐसा नहीं। गुरु मैंने कुछ नहीं मिलना इससे, सीधे बात 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून को जोड़ा गया ताकि सरकार में, जो लोकतांत्रिक सरकार है उसमें स्थायित्व कायम रहे। इसमें बाद में 91वां संविधान संशोधन करके, भाई दल बदल के लिए 2 संविधान संशोधन, 52वां 91वां, एक 52वां में था क्या 1/3 लोग चले जाएं, अब 91वां में हो गया 2/3 लोग, तो भैया लिख देना है सीधे, ये सब नहीं लिखना है, सीधे 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून को जोड़ा गया, बाद में 91वां संविधान संशोधन से इसे और मजबूत किया गया ताकि दल बदल को रोका जा सके और सरकार को स्थायित्व प्रदान किया जा सके। इसके निम्नलिखित प्रोविजन है, बात खत्म। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, बात खत्म, निष्कर्ष। अब बताओ, अब आसान नहीं हुआ आंसर लिखना, टफ है। और ऐसे जानते हो, ऐसे लिखोगे ना तभी नंबर मिलता है, क्योंकि जब आलतू फालतू बात आप लिखते हैं ना तो टीचर बड़ी गुस्सा आता है कि बताओ ना, ये हमको पढ़ने का कॉपी एक तो मन नहीं था, ये ऐसा जितना पूछा उससे ज़्यादा लिखा है, इसको काटो जी, बदमाश है। ठीक, तो आज के बाद क्या करना है, जितना पूछा जाए आपसे उतने उत्तर दीजिएगा, कुछ एने ओने की बात मत कीजिएगा। और आपको लगता है कि सब बात लिख देने से नंबर मिलता है तो आओ टीचर गुस्सा आ जाता है ना, तो किसी से पूछ लीजिएगा, हम अगर गलत हो तो, कोई आपको लगता है कि नहीं विशेषज्ञ है मेंस का ही, तो उससे पूछ लीजिएगा आप क्या बोलता है वो। हम तो वो आदमी से पूछे थे जो प्रोफेसर माजिद हुसैन, एक बहुत बड़े टीचर हैं थे, अब तो डेथ हो गया उनका, मैं उनसे पढ़ा था, वो यूपीएससी की कॉपी चेक करते थे, रियल कॉपी, यूपीएससी में जो ज्योग्राफी होता था ना ऑप्शनल, उसकी कॉपी उनके पास आता था, आईएएस वाला, वो बताए थे हमको ये बात। चलिए करना है, हो जाएगा ना। चलिए आपका काम हम आसान करते हैं ताकि आपको लगे नहीं यार कुछ नहीं है, आंसर लिखना तो खेल बात है, चुटकी है। चलिए आप लिखिए जेठ हवा सिद्धांत। ये सब भी पढ़ाई का हिस्सा था जो आपको मैं समझा रहा था, इसको आप सिलेबस और कोर्स में मत शामिल कीजिए। ये जो समझाता हूँ ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है जो सोचते हैं आप। हाँ, निबंध में थोड़ा सा रसिक होना पड़ता है, थोड़ा सा आप कविता से शुरू कीजिए, कोटेशन से शुरू कीजिए। देखिए जेठ हवा सिद्धांत, जेठ हवा सिद्धांत, जेठ को जेटे बोलते हैं, जेठ हवा सिद्धांत। जेठ हवा सिद्धांत लिखिए। वो दूसरा चीज है, वो भाप इंजन का, वो दूसरा चीज है भाई, वो तो भाप इंजन का, भाप इंजन था जेट। हाँ सुनिए, जेट स्ट्रीम थ्योरी, इसकी बात हम करते हैं। बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, द्वितीय विश्व युद्ध का। उस समय अमेरिका का बम बरसाने वाला जहाज, जेट प्लेन, अमेरिका का जेट प्लेन जापान पर बम गिराने जाता था। ये अमेरिका है, अमेरिका का, ये अमेरिका है, अमेरिका का जेट प्लेन जापान पर बम गिराने जाता था। ये जापान है, ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। अमेरिका का जेट प्लेन बम गिराने के लिए जाता था कहाँ? जापान पर। जापान पर बम गिराने के लिए जाता था अमेरिका के जेट प्लेन, बम गिरा के फिर वापस लौटता था। और जेट प्लेन को आप जानते हैं बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, रॉकेट और जेट प्लेन को जानबूझ के ऊंचाई पे उड़ाया जाता है क्योंकि वो उतनी तेज चलती है ना, उसमें हवा का भी अगर रुकावट मिल गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो जेट प्लेन
बहुत तेज चलने वाला एक प्लेन है जिसको बहुत ऊंचाई पे उड़ाते हैं, 12-14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ऊपर उड़ाते हैं। जब जेट प्लेन बम गिराने जाता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पर, तो ऐसा लगता था कि जाते समय कोई उसको रोक रहा है। क्या लगता था? कि कोई उसको रोक रहा है, और आते समय सपोर्ट मिलता था। जाते समय क्या लगता था? जब जा रहा होता था तो ऐसा लगता था कि कोई उसको, जेट हवा है, जेट हवा चलती है, जेट हवा हमेशा चलती है किधर? पश्चिम से पूरब। तो जाते समय क्या होगा? पश्चिम है इधर, इधर पूरब है। अब पता है ना आपको, दाहिने हाथ तरफ पूरब और बाएं हाथ तरफ पश्चिम। आपको जो सोचो जापान तो सर पूरब में है, फिर आप पश्चिम में काहे बता रहे हैं? अरे हम, धरती गोल है, मान लो यहाँ से गोल ऐसे है, तो हमसे तुम पूरब में हो तो उधर से पश्चिम में ना हो गए। तो गुरु, जेट हवा चलती है पश्चिम से पूरब, इतनी ऊंचाई पे चलती है। तो जब जेट प्लेन जाता था बम गिराने तो ऐसा लगता था कोई उसको रोक रहा है। तो टेंशन हो गया कि इतनी ऊंचाई पर, वो भी इतना तेज चलने वाला प्लेन को कौन रोकेगा? इतनी ऊंचाई पर तो हवा भी नहीं होता। फिर कौन ऐसा है जो इतना तेज चलने वाला प्लेन को इतनी ऊंचाई पर रोक दे? इंडिया में होता तो क्या बोलते? सब बात आप आविष्कार कर लीजिएगा, कुछ ऊपरी बातें भी तो होती है। ऊपरी तोपरी करके 200-400 साल लग जाता खोजने में। अमेरिका ने उसको खुद खोज किया तो पाया कि जाड़े के दिनों में ऊपर की जितनी हवा है वो सब 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पे जमा हो जाता है, एकदम पूरा डेंस। और पश्चिम से पूरब की ओर उसका मूवमेंट होता है। पश्चिम से पूरब की ओर उसका मूवमेंट इसलिए होता है कि पूरब में टेम्परेचर पश्चिम की तुलना में ज़्यादा होता है, जिससे स्लोप वहाँ बन जाता है। टेम्परेचर पूरब में ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ पर लो प्रेशर टाइप का बेल्ट बनता है, जिससे पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब एक तेज चलने वाली हवा है जो इस प्लेन को जाते समय रोकती है और आते समय सपोर्ट करती है। चूंकि इस हवा का खोज जेट प्लेन से किया गया तो नाम पड़ गया जेट। कोई भी हवा या कोई भी पानी तेज चलती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम, तब नाम पड़ गया जेट स्ट्रीम। कब खोजा गया? वर्ल्ड वॉर के समय। लेकिन ये हवा सिर्फ अमेरिका से जापान के बीच नहीं चलती, पूरे धरती के आसमान में 12 से 15 किलोमीटर के बीच या 14 किलोमीटर के बीच या 16, 12 से कहीं 18 मिलेगा, कहीं 16 भी मिलेगा, 12 से 18 किलोमीटर के बीच पूरे धरती के आसमान में जाड़े के दिनों में यह हवा तेज चलती है। यह हवा जाड़े के दिनों में मजबूत होती है, मजबूत, और गर्मी के दिनों में कमज़ोर हो जाती है। जाड़े के दिनों में मजबूत और गर्मी के दिनों में कमज़ोर हो जाती है। यही जेट स्ट्रीम का प्रॉपर्टी है। और यही जेट स्ट्रीम बताएगा आपको कि मानसून पहले केरल में क्यों, मानसून मई में क्यों नहीं, मानसून लेट क्यों, मानसून फेल क्यों, चारों का उत्तर देगा यही जेट स्ट्रीम। लेकिन उत्तर देने से पहले जेट स्ट्रीम का प्रॉपर्टी नोट कर लिया जाए। ये फोटो खाली समझाने के लिए बनाए हैं। लिखिए, प्रॉपर्टी ऑफ जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम के गुण। लिखिए, पहला, जेट हवा, गुण, सिद्धांत बाद में, सिद्धांत समझाएंगे ना। देखिए, जेट स्ट्रीम 12 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर, अंग्रेजी भी बोल देंगे भाई, जेट स्ट्रीम 12 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जेट स्ट्रीम 12 से 16 किलोमीटर, समझ में आ गया ना, ऊंचाई पर पश्चिम से पूरब तरंग के रूप में चलती है। पश्चिम से पूरब तरंग के रूप में चलती है। अंग्रेजी लिखिए, जेट स्ट्रीम ब्लोज, जेट स्ट्रीम ब्लोज एट अल्टीट्यूड ऑफ, जेट स्ट्रीम ब्लोज एट अल्टीट्यूड ऑफ 12 to 16 kilometer. Jet stream blows at altitude of 12 to 16 kilometer. Jet stream blows at altitude of 12 to 16 kilometer from west to east. From west to east in the form of wave. From west to east in the form of wave. From west to east इन द फॉर्म ऑफ वेव। पता है आपको जेट स्ट्रीम का जो तरंग है उसके बारे में बताने वाले व्यक्ति
जेट स्ट्रीम वेव के जैसा चलती है। उसके बारे में बताने वाले पहले विद्वान कौन थे? रॉक्सबी, अमेरिका के विद्वान थे एक, जिनका नाम था रॉक्सबी। रॉक्सबी ने बताया था पहली बार, रुको, जेट स्ट्रीम तरंग के रूप में चलती है, इसीलिए जेट स्ट्रीम के तरंग को रॉक्सबी वेव कहते हैं। कभी कभी देगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जेट स्ट्रीम, कभी कंफ्यूज करने के क्या दे देगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रॉक्सबी वेव। सेम चीज है दोनों, जेट स्ट्रीम बोलो या रॉक्सबी वेव बोलो, एक ही बात है। रॉक्सबी, जेट स्ट्रीम के तरंग को क्या बोलते हैं? रॉक्सबी तरंग, क्योंकि विद्वान थे रॉक्सबी, तो कभी पूछ ले कि रॉक्सबी तरंग पे लिखिए शॉर्ट नोट्स, इसका मतलब जेट स्ट्रीम पे लिखने बोल रहा है। क्यों? समझ में आएगी नहीं? चलिए, जानते हैं शॉर्ट नोट्स में खूब नंबर मिलता है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि लॉन्ग नोट्स एक है 50 नंबर का, और ऑप्शन है शॉर्ट नोट्स 50 को में 5 क्वेश्चन 10-10 नंबर के 5 को दे दिया, और आपके पास ऑप्शन है एक 50 का एक क्वेश्चन, तो किसको अटेम्प्ट करना चाहिए? 10-10 क्वेश्चन नंबर के 5 क्वेश्चन को, वो ज़्यादा फायदा। और 50 में से खूब देगा नंबर आपको तो 30 नंबर दे देगा या 32 दे देगा। खूब ज़्यादा बढ़िया लिखेंगे तब, टॉप लेवल लिखेंगे तब 32 नंबर 50 में। और शॉर्ट नोट्स में कितनों बने, अगर अच्छा शॉर्ट नोट्स अगर आप संयम आपके अंदर है, 10 नंबर के क्वेश्चन को लिखना चाहिए 90 वर्ड में, 80 से 90 वर्ड, जो कि हाफ पेज में कंप्लीट हो जाता है। पूरा पेजो नहीं लगता, हाफ पेज में 90 वर्ड हो जाता है, समझे? हाफ पेज या फिर हाफ से थोड़ा ज़्यादा, तो 10 में से आपको 7 मिल जाता है आराम से, 7 8 7 8, तो 7 मिल गया अगर 5 को में, तो 7 5 35 नंबर मिल गया। तो शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करना चाहिए। इस बार हिंदी लिटरेचर में पहली बार शॉर्ट नोट्स, मेरा जो परीक्षा क्लियर हुआ उसमें शॉर्ट नोट्स पूछा था पहली बार। लॉन्ग नोट्स में जितना नंबर हमको मिला है ना, उससे ज़्यादा हमको शॉर्ट नोट्स किसी में 10 में से 7 से कम नहीं मिला है। उसमें जिसमें हम कह रहे थे कि हम केवल लिखा था कि अंधेर नगरी का क्या समाज पर प्रभाव पड़ा, वो लिखना था शॉर्ट नोट्स में। हम जानते हो क्या कर दिए, समय कम बचा था, अंधेर नगरी का सामाजिक प्रभाव ऐसे कर दिए परीक्षा में। अब बस यहाँ प्रभाव, यहाँ प्रभाव, यहाँ प्रभाव, यहाँ प्रभाव, यहाँ प्रभाव, बस इतने समय था, लिख के छोड़ दे, 2 नंबर मिल जाएगा। वो में 7 नंबर दिया है, 7 नंबर दिया है। टीचर बोला कि भाई जानता है तभी तो फ्रेम बना दिया, अब इसको लिखना बेचारा के छूट गया है, तो 7 नंबर। तो शॉर्ट नोट्स जरूर लिखना चाहिए। और शॉर्ट नोट्स में ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा भावुक मत होइएगा, नहीं तो पता चला कि शॉर्ट नोट्स को लॉन्ग नोट्स बना दिए। वहाँ भावुक नहीं होना, 80 वर्ड में कंक्लूड कर देना है, मेन बात लिख के। और शॉर्ट नोट्स ही अटेम्प्ट करना चाहिए बड़ी नंबर मिलता है उसमें। चलिए, ये सब चीज गुरु बता रहे हैं, आप लोगों को सीख लीजिए। और डीआई में पाई चार्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर पाई चार्ट का ऑप्शन है तो पाई चार्ट का, बार ग्राफ लाइन ग्राफ से ज़्यादा आसान होता है पाई चार्ट। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट हो गया, रॉक्सबी वेव कहते हैं, लिख दीजिए जेट वेव ऑफ जेट स्ट्रीम इज नोन एज रॉक्सबी वेव। जेट हवा के तरंग को रॉक्सबी तरंग कहते हैं। जेट हवा के तरंग को रॉक्सबी तरंग कहते हैं। वर्ल्ड वार के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 के आसपास बताया तो सेकेंड, अब ये मत लिखिए सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास। अब लिखिए जेट स्ट्रीम बिकम्स स्ट्रॉन्ग इन विंटर। जेट स्ट्रीम बिकम्स स्ट्रॉन्ग इन विंटर। जेट स्ट्रीम बिकम्स स्ट्रॉन्ग इन विंटर एंड वीक इन समर। जेट हवा जाड़े में मजबूत हो जाती है तथा गर्मियों में कमजोर हो जाती है। जेट हवा जाड़े में मजबूत हो जाती है तथा गर्मियों में कमजोर हो जाती है। हो गया, जाड़े में मजबूत तथा गर्मियों में कमजोर हो जाती है। फोटो ना हो तो बना लो, ये वाला जाड़ा वाला गर्मी वाला। हो गया, जेट हवा की प्रॉपर्टी हो गया, बस हो गया ना। अभी कैसे प्रभावित करता है ये हम आज नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे गुरु, दिमाग में सेट होता जाए सब चीज़। कल लेकिन मानसून ख़त्म हो जाएगा, कल आराम से ख़त्म करेंगे। और परसों आपको शुरू करेंगे भारत की वनस्पति, वेजिटेशन ऑफ इंडिया। बता देते अभी शेड्यूल, वेजिटेशन ख़त्म करेंगे परसों, एक दिन और लग जा हो सकता है। तो वेजिटेशन मतलब कल जो है क्लास होगी,
कल छुट्टी नहीं होगी, परसों हो सकता है दे दे छुट्टी, परसों संडे है 3 तारीख ना, 3 को हमको जाना है फंक्शन में भी, लेकिन दिक्कत है कि रात को लाइव कैसे होगा, ये भी दिक्कत है। प्रॉमिस कर दिया हूँ सबको कि हर दिन लाइव लेंगे, टूट जाता है प्रॉमिस तो लड़का बोलने लगता है कौन चीज सर बोल के आपका बात का कोई ठिकाना है, लिख देता है कमेंट कि जो प्रॉमिस कर रहे हैं आपका बात का कोई ठिकाना नहीं है, मत कीजिए प्रॉमिस। हाँ तो भैया 3 तारीख को हमको जाना है एक तिलक में, तिलक मतलब फलदान जिसको बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या, उसमें जाना है। और यहाँ विशाल जी टाइपिस्ट है, उनका भी है 7 तारीख को। कर दो बंद। तो कल क्लास तो आपकी होगी, यानी कल मानसून खत्म होगा, मंडे को खत्म होगा वनस्पति और जनसंख्या पढ़ाएंगे, मतलब अगले हफ्ते भारत का भूगोल हम खत्म कर देंगे, अगले हफ्ते से पहले, मैंने अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा विश्व का भूगोल। हाँ